तो हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। राम राम जी। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई के पैटर्न 960 में। और आप पढ़ाई के पैटर्न 960 को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 9 पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो बच्चों, मैं बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्यापारी कैसे व्यापार करते थे, क्या क्या चीज़ हमारे भारत से बाहर जाती थी और क्या क्या चीज़ हमारे भारत के अंतर्गत आती थी। और जो तीर्थ यात्री जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार बाहर किया गया था। और लोग जो चीन से, अन्य देशों से लोग आके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी और बौद्ध धर्म का ज्ञान लेने के लिए अब हमारे भारत देश में आए थे। और इसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9। तो बच्चों देखिए कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 में। ठीक है, अध्याय 8 में उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें पढ़ा था, अध्याय 8 में पढ़ा था। एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पर्यटन से मिले हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, इनके खूबसूरत जो बर्तन हैं, सुंदर सुंदर बर्तन हैं, खास तौर से इनकी जो कटोरियाँ होती हैं और थालियाँ इस भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक जो पुराने स्थल हैं वहाँ से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो बच्चों, ये बर्तन आयात और निर्यात के द्वारा ही पहुँचे जाते हैं, व्यापार के द्वारा पहुँचे जाते हैं। ठीक है, जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो हमारे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सोना, मसाला, खास तौर पर जो काली मिर्च है तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध क्या था, हमारा दक्षिणी भारत सोने के लिए, मसाले के लिए, खास तौर से स्पेशल काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए हमारा दक्षिण भारत बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ से बाहर के लिए जाती थी जो काली मिर्च, हर चीज़ कहाँ जाती थी, बाहर के लिए जाती थी। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, जो काली मिर्च होती थी दक्षिण भारत में, इसकी जो रोमन साम्राज्य था इतनी डिमांड थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, राजा थे, तो इस काली मिर्च को किसके नाम से बुलाते थे बच्चों? काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, व्यापारी क्या करते थे, इन सामानों को मतलब समुद्री जहाज़ों और सड़कों के माध्यम से, सड़कों के रास्ते से कहाँ पहुँचाते थे? रोम पहुँचाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रोमन के साथ हमारे प्राचीन भारत के, यानी स्पेशल विशेषकर दक्षिण भारत के व्यापार मतलब निर्यात आयात के साक्ष्य मिले हैं। यानी रोमन से हमारे भारत का व्यापार होता था। ठीक है, किसके जरिए मिले कि जैसे काली मिर्च है और सोना है, मसाले तो हमारे भारत से निर्यात रोमन के लिए होते थे। और रोमन से हमारे भारत में जो सोने के सिक्के मिले हैं, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इनसे अनुमान लगाया जाता है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ भारत का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आई गई होगी इन साक्ष्यों के आधार पर। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों, इससे आगे हम पढ़ते हैं कि व्यापार से जुड़ी एक कविता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यापार से जुड़ी एक कविता के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। यानी जो तमिल में जो संगम कविताएं होती थी, उनसे भी हमें व्यापार की क्या मिलते हैं बच्चों? कविताओं से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले
माल का वर्णन मिलता है। यानी इन साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, इन कविताओं में भी लिखा हुआ है कि रोमन साम्राज्य से हमारे दक्षिण भारत से आयात निर्यात किया जाता था। ठीक है, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तेज तरीर घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, यानी इनमें मिली हैं म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमत की आयात थी। इन चीज़ों का आयात हमारे देश से होता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के लिए होता था। ठीक है, तो बच्चे इनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ोगे, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे निकाले हैं। ठीक है, तो जो व्यापारी थे उन्होंने कई समुद्र से कई एक रास्ते खोज निकाले थे व्यापार के लिए जो जाते थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पार करते थे। ठीक है, यानी कुछ तो इनमें से समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इधर अरब सागर है और इधर दक्षिण की मतलब बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पार करते थे। ठीक है, नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी जो नाविक थे वो मानसूनी जो हवा चलती उसका फ़ायदा उठाते, क्योंकि हवा चलती उधर ही चलते तो जल्दी मतलब अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते। ठीक है, हवा के सारे आसान हो जाता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ठीक है, यानी जो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट है, यानी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, इधर जो अरब सागर की साइड पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, क्योंकि इनको चलना आसान हो जाएगा। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इन लंबी यात्राओं के लिए, लंबी यात्राओं के लिए क्या किया था, मजबूत स्ट्रॉन्ग जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य, जो कि हमारे ये समुद्र तट है इससे लगे हुए राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। यानी जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है इसके दक्षिणी भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। जैसा कि जो भारत का नक्शा है ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो जी इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो सब क्या है, तटीय प्रदेश है। तटों से, समुद्री तटों से लगा हुआ है, तटीय प्रदेश है। इतने ही राज्य हैं जैसे गोवा है, तमिलनाडु के यहाँ तक है कि उड़ीसा, तो जब सारे किससे लगे हुए हैं, तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं और नदी के मैदान हैं। इनमें पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं और नदी के मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यानी जो कावेरी नदी है, जो नदियां हैं दक्षिण भारत में तटीय में यहाँ पर, तो जो कावेरी का मैदान है बहुत उपजाऊ है। ठीक है, बहुत ये मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जो नदियों के मैदानी इलाकों में जो कावेरी का मैदान है ये सबसे उपजाऊ है। यहाँ पर अच्छी अच्छी फसलें होती थी, बहुत सारा खाद्यान्न होता था, बहुत सारी फसलें उन्नति होती थी। तो जो यहाँ के जो सरदार थे और राजा थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्तिशाली होने लगे थे। ठीक है, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यानी जो संगम कविता थी उनमें मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मुवेंदार क्या है, एक तमिल शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। किसका, मुवेंदार का अर्थ क्या है, तीन मुखिया। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। यानी मुवेंदार शब्द का मुवेंदार शब्द है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के जो मुखिया होते हैं उनके लिए किया जाता है। ये थे चोल चेर पांडे। यानी जो मुवेंदार शब्द है वो तीन मुखियाओं के लिए किया जाता है।
तीन मुखिया कौन थे? एक चोल साम्राज्य, एक चेर है, एक पांडे है। ये आपने पढ़ा भी होगा, अभी तो नहीं पढ़ा, सॉरी नहीं पढ़ा होगा कहीं, अभी तो 6 क्लास की है। तो चोल, चेर, पांडे, ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन माने जाते थे? 2300 साल पहले शक्तिशाली कौन माने जाते थे? तो बच्चों चोल, चेर, पांड्य, ये दक्षिणी भारत में बिल्कुल ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, यानी इन तीनों मुखियाओं के, कौन तीनों मुखिया? चोल है, चेर है, पांड्य, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे, यानी इनके दो दो ऐसे सत्ता के मतलब जो शासन करते थे उनके केंद्र होते थे इनके। इनमें से एक तटीय हिस्से और इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था, ठीक है। एक तो तट के होता था, एक अंदर होता था, ठीक है। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार था या कावेरी पट्टनम था, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। यानी 6 थे, 6 में थे 2 बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो एक कौन सा था बच्चों? ये चोलों का पतन यानी बंदरगाह कौन सा था? पुहार बोले या कावेरी पट्टनम बोलो, ठीक है, या तो पुहार बोलो या कावेरी पट्टनम बोलो, ये था। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, वो था, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी जो चोल, चेर, पांड्य राज के जो राजा थे, साम्राज्य थे, ये मुखिया थे, लोगों से नियमित रूप से कर नहीं लेते थे, कर की बजाय उपहार, भेंट की मांग करते थे, ठीक है। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। क्या? कभी कभी ये सैनिक कहाँ पर जाते थे? अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, ठीक है। और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे, ठीक है। जो आसपास के क्षेत्र होते थे वहाँ से शुल्क वसूल कर लाते थे, यानी कर वसूल कर लाते थे, ठीक है। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे। जो सैनिक जाते थे अभियानों पर तो जो शुल्क वसूल कर लाते थे उसमें से जो कुछ धन था वो अपने पास ही रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। यानी कुछ धन उसमें से अपने पास रख लिया करते थे और बाकी के धन को जो अपने समर्थक होते हैं उनका सहयोग करते हैं और नाते रिश्तेदार होते हैं सिपाही तथा कवियों के बीच में बांट देते थे, ठीक है। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, यानी जो अनेक संगम कवि हैं उन्होंने जो वो जो मुखिया थे उनकी प्रशंसा में क्या लिखी हैं दोस्तों? कविताएं लिखी हैं, ठीक है। जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या तो सुंदर कपड़े दिया करते थे, ठीक है। कौन से मतलब जो मुखिया थे उनके बारे में जो कविता लिखी सुंदर, उनकी प्रशंसा में जो मुखिया उनको कीमती जवाहरात देते, सोने देते, घोड़े देते, हाथी, रथ यानी सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक एक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था, यानी अच्छे कहाँ से उनकी चल रही थी। उनके बाद लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का एक प्रभाव बढ़ गया था दोस्तों। सातवाहन वंश भी बहुत शक्तिशाली उभरा था, ठीक है, बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पहले भी ये रीट परीक्षा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो बच्चों गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, या नहीं ये राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसके बारे में पता हमको उनकी माँ गौतमी बलश्री के द्वारा जो दान किए गए एक अभिलेख था उससे पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्या? यानी ये अन्य सभी सातवाहन शासक हैं वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ का अर्थ क्या होता है? कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी दक्षिण की ओर, पथ माने रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी वही नाम प्रचलित था।
श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। यानी जो सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा श्री सातकर्णी था, इसने पूर्वी भारत की ओर, पश्चिमी भारत की ओर और दक्षिणी इलाके में दक्षिण तटों पर क्या भेजी थी दोस्तों, अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे चलिए। तो रेशम मार्ग की कहानी। अब रेशम मार्ग की कहानी हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े का अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। यानी जो रेशमी कपड़े थे वो बहुत कीमती होते थे, चमकीले रंग के होते थे और चिकने होते थे और सॉफ्ट यानी मुलायम बनावट की वजह से क्या हो, रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में क्या हुए थे, बहुत कीमती हो गए थे, बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। ठीक है, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर, यानी कठोर प्रोसेस थी। रेशम के कीड़े से एक कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती थी। ठीक है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। कितनी लंबी प्रोसेस है बच्चों। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। दोस्तों, हमें रेशम की जो तकनीक है, रेशम की जो प्रोसेस है, उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था बच्चों, वो हुआ था चीन में। ठीक है, इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। यानी चीन ने इस तकनीक को, जो रेशमी कपड़ा है, इसकी तकनीक को हजारों सालों तक और सारी दुनिया से छिपा के रखा था। पर चीन से पैदल और घोड़ों तथा ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे। यानी चीन से कुछ लोग पैदल, कुछ घोड़ों के द्वारा, कुछ ऊँटों के द्वारा, कुछ लोग दूर दूर की दुनिया में दूर दूर जाते थे। ठीक है, और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। यानी भी जाएंगे तो रेशमी कपड़े ले जाते थे साथ में। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी जो लोग, चीन के लोग हैं, वो जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे उस रास्ते को नाम दिया गया था, रेशम मार्ग कहा जाता था। यानी सिल्क रूट के नाम से वो प्रसिद्ध था। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यानी क्या करते थे वो लोग, कभी कभी तो चीन के शासक हैं, वो चीन के लोग ईरान के शासक, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार स्वरूप यानी भेंट स्वरूप क्या देते थे, रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई थी। अब यहाँ से जो रेशम की जानकारी है धीरे धीरे फैलती जा रही है, यानी वो पश्चिम की ओर फैल गई थी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। यानी 2000 साल पहले रोम के जो शासक थे, राजा थे, धनी लोग थे, अच्छे घरों के लोग थे, पैसे वाले, उनके बीच में रेशमी कपड़ा पहनना क्या हो गया था, एक फैशन के तौर पर हो गया था। यानी अच्छे लोग रेशमी कपड़ा पहनते थे। ये एक उनका मतलब उनका एक रवैया हो गया था, यानी जो फैशन के तौर पर हो गया था। ठीक है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती गई। ठीक है, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। ठीक है, कुछ तो दुर्गम पहाड़ियों की वजह से, कुछ इतनी दूर से आने की वजह से, कुछ फैशन के तौर पर इसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। ठीक है, यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यानी जो रास्ते के आसपास रहने वाले लोग क्या मांगते थे, जो व्यापारी इन रेशमी वस्त्रों को लाते थे उनसे टैक्स भी लिया जाता था, तो इसलिए कीमत उनकी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और इसमें सिल्क रूट या तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया था। ठीक है, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। किसके, कुछ शासक तो ये रेशमी कपड़ा है, इनके रेशमी कपड़े के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से जो सिल्क रूट यानी रेशमी कपड़ा लाते थे, उस रास्ते पर कुछ शासक तो
अपना हिस्सा, अपने बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि उनको भी टैक्स मिलेगा। ठीक है, उनको क्या मिलेगा, उनको टैक्स मिलेगा। इसलिए रास्ते पर यात्रा करने से व्यापारियों से उन्हें क्या मिलेगा, कर वसूल, कर मिलेगा, कर शुल्क तथा तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। यानी जो टैक्स शुल्क लेते थे उसके बदले में ये शासक जो व्यापारियों को अब क्या देते थे, अपने राज्यों से गुजरते वक्त क्या देते थे, जो उनकी सुरक्षा करते थे कि लुटेरे उन पर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, तो उससे उनकी सुरक्षा करते थे। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, कुषाण था। बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तो कुषाण था। ठीक है, या नहीं, जो सिल्क रूट या रेशमी जो मार्ग था, तो जो लोग चीन से रेशमी कपड़ा लाते थे, तो मतलब लुटेरों से उनकी सुरक्षा रखने, उन पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे प्रसिद्ध शासक किसको माना गया है, तो कुषाण थे। ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका, कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। यानी कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली केंद्र कौन कौन से थे, पेशावर और मथुरा थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। ठीक है, पतनों तक जाती थी, उनके बंदरगांव तक जाती थी। किसके शासन काल में जाती थी, तो कुषाणों के बच्चों। ठीक है, या नहीं, कुषाणों के शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा थी जो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वहाँ के मुहाने की पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँच जाता था। ठीक है, यानी यहाँ से फिर जहाज़ों के द्वारा जो रेशम है वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाता था। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक में कौन थे, कुषाण थे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, तो कौन थे, कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है, जो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी थे इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है, किसके, सोने के सिक्कों का। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अब बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ था, प्रसार, इसके बारे में पढ़ोगे बच्चों हम। तो देखिए कि बौद्ध धर्म का प्रसार हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश से बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे कैसे बाहर देशों में हुआ था। बाहर देश के चीन है, श्रीलंका है, यहाँ के लोग कैसे कैसे भारत में आए थे बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। यानी कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो वो कनिष्क था। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन कट ऑफ हो सकते हैं, और तो आप ध्यान से पढ़िए। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। किसने किया था, राजा कनिष्क ने किया था। ठीक है, तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क था, और कनिष्क ने 1900 साल पहले शासन किया था। ठीक है, उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा विमर्श करते थे, विचार विमर्श करते थे। यानी कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद, एक बौद्ध संगठन, एक बौद्ध सभा का गठन किया था, जिसमें इकट्ठे होकर के सभी विद्वान महत्वपूर्ण जो विषय थी उन पर विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्ध की जीवनी कौन सी, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र, तो इसके रचयिता कौन है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कवि अश्वघोष हैं। ये किसके दरबार में रहा करते थे, ये क्वेश्चन बनता है, ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र है, इसकी रचना किसने की थी, इसके कवि अश्वघोष जी किसके दरबार में रहा करते थे, तो कनिष्क के दरबार में
रहा करते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अश्वघोष तथा जो अन्य बौद्ध विद्वान थे उन्होंने इस जीवनी को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। इस टाइम पे एक बौद्ध धर्म की एक नई शाखा थी महायान, इसका विकास हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। किसकी? महायान की। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यानी पहले जो मूर्ति होती है उनमें बुद्ध की जो उपस्थिति होती है वो सिर्फ एक संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी। ठीक है, दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। यानी मतलब जो बौद्ध हैं उनकी निर्वाण प्राप्ति को, उनकी निर्वाण हो गया था, उनकी प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, ये संकेतों के आधार पर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, यानी अब बुद्ध की स्पेशल प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले तो मूर्ति में ही बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ एक संकेतों के माध्यम से ही थोड़ा संकेत दिया जाता था, अब तो उसकी स्पेशल मूर्ति बनाई जाने लगी है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला बनाई जाती हैं, यानी बुद्ध की मूर्तियाँ अधिकांश तो मथुरा से मिली हैं और कुछ तक्षशिला बनाई जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि बौद्ध सत्य में आस्था को लेकर आया था। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि जो बौद्ध सत्य में आस्था को लेकर आया हुआ था उसे बौद्ध सत्य उन्हें कहते हैं। ठीक है, कि बौद्ध सत्य में आस्था को लेकर आया है उसे बौद्ध सत्य कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा। तो बच्चों देखिए, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, यानी बौद्ध सत्य मतलब जो ज्ञान प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद भी एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, तो वो लोग लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया था। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को क्या करते थे, वो लोग शिक्षा देते थे और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। यानी महात्मा बुद्ध ने शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक है, और लोगों की मदद करने पर और सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध सत्य की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। यानी धीरे धीरे जो बौद्ध सत्य है उसकी पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। यानी धीरे धीरे पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई थी। यानी उसका धीरे धीरे प्रसार होने लगा काफ़ी मध्य एशिया में, चीन में और कोरिया और जापान में, देश विदेश में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था। इन बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। यानी जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम में और दक्षिणी भारत में हुआ, क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षु जो रहने के लिए क्या किया था, पहाड़ों में काफ़ी दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको एक सांची के स्तूप का एक मूर्ति का चित्र बताता हूँ। देखिए ये सांची के स्तूप की एक मूर्ति का चित्र है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखें। ठीक है, तो यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखिए आप। इधर मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए थी। इसलिए ये मूर्ति बनाई थी कि इस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ के बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वृक्ष के नीचे बैठ के ही बुद्ध ने ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए ये मूर्ति बनाई थी। ठीक है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। यानी दक्षिण भारत में कुछ गुफाएं ये पहाड़ों को काट के बनाई गई, तो उनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। तो
कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो कुछ उनमें से व्यापारियों तथा किसानों के द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के, जो पश्चिमी घाट है ना दक्षिण भारत के पश्चिम, उनमें से कुछ गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। यानी जो अपना भारत है तो ये पश्चिम घाट है, इसके दर्रों के पास बनाई गई थी। सॉरी, इधर नहीं, इधर पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समुद्र बंदरगाह, समृद्ध बंदरगाह, जो मजबूत बंदरगाह थे, बंदरगाह और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। यानी दक्षिण के जो शहर और तट थे, तटों के जो समृद्ध मतलब बंदरगाह थे, पतन थे, और इनके जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते हैं। ऐसा लगता है कि जो यात्रा करने वाले, इनको देख के ऐसा लगता है कि जो यात्रा करने वाले व्यापारी आते थे इन गुफाओं वाले मठों में ही आके विश्राम करते थे। ठीक है, उनके लिए बनी है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, बौद्ध धर्म यानी दक्षिण पूर्व की ओर इधर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में ही फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, देखिए कि बौद्ध धर्म का इतना प्रसार हुआ था कि वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में दोस्त देखा योग अशोक सम्राट ने अपने पुत्र उनको भेजा हुआ था। ठीक है, अपनी पुत्र को भेजा हुआ था। और म्यांमार, थाईलैंड, इनमें सभी मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी देशों में हो गया था। ठीक है, तो बच्चों आगे देखिए, अब मूर्ति देखिए आप, ये देखिए कि मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र देखिए इधर देखिए, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें बीच में क्या क्या समानता है। ठीक है, क्या क्या समानता है बच्चों, देखिए अपनी अपनी बुकों में देखिए इनमें क्या क्या समानता है। अब पढ़ेंगे बच्चों थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। यानी एक थेरवाद नामक बौद्ध धर्म था, इनकी शाखाएं थीं। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, इन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया अभी। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। यानी जो व्यापारी थे वो काफिलों में जहाज़ों के द्वारा दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। यानी बहुत से तीर्थयात्री थे वो भी यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जहाँ प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री किसको कहा जाता है? इनमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। और इन जो प्रार्थना के लिए जो पवित्र स्थल होते हैं उनकी यात्रा करते हैं, उनको तीर्थयात्री कहा जाता है। बच्चों देखिए जो कार्ले की गुफा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। जो कहाँ पर कार्ले की गुफा? महाराष्ट्र में। तो देखिए ये कार्ले की गुफा है, ये कहाँ पर कार्ले की गुफा? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बच्चे आगे देखिए, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन बनता है कि भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन आया था? तो फासियन आया था, बहुत प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। कब आया था? 1600 साल पहले आया था। स्वयं 1400 साल पहले भारत आया और इसके करीब 50 साल बाद इतिसंग आया था। यानी इतिसंग 1400 साल पहले आया था। इसके बाद में करीब 50 साल बाद कौन आया था? इतिसंग आया था। सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आया करते थे। यानी बौद्ध के बारे में जानकारी लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए बौद्ध से जुड़ी जगहों पर जो मठ वगैरह है उनको देखने के लिए भारत आया करते थे। ठीक है, ये लोग कहाँ से आए थे? चीन से। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा था। यानी जो लोग आए हैं चीन से, प्रत्येक ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा था कि हम क्यों आए, कैसे आए। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा था कि हमें कितनी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलें आई आने में। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। इन यात्राओं में कई एक वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और
उन कविताओं के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, क्या देखिए दोस्तों कि क्या हुआ था, इन यात्रियों में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन कविताओं के बारे में भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, यानी जो तीर्थयात्री चीन से आए हैं उन्होंने जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा था उनके बारे में जो जो चीज़ उन्होंने देखी थी देश में मठों में उनके बारे में ये चीनी यात्रियों ने लिखा था। और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, यानी बौद्ध से संबंध जो किताब थी उनको साथ ले गए, उनके बारे में लिखा। और उन्होंने यहाँ पर आके देखा था मठों को देश उनके बारे में भी लिखा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई गई होगी आपको। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, फासियन चीन वापस कैसे लौटा। यानी जो फासियन है जो चीन वापस हमारे देश से बौद्ध धर्म का निरीक्षण करके मठों को देख के और सारी चीज़ें उनके बारे में देख के कैसे वापस लौटा। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। जो क्वेश्चन बनता है कि जो फासियन चीनी यात्री था वो भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आया था, उनके बारे में जानने के लिए आया था। तो उसने वापस चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी बच्चों? कहाँ से की थी? बंगाल से शुरू की थी। यानी कहाँ से की थी? बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। क्या बच्चों? वह व्यापारियों के जहाज़ पर चढ़ा। कैसे उसने अपनी प्रोसेस स्टार्ट की लौटने की, कि वो व्यापारियों का एक जहाज़ था उस पर चढ़ा था। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि वे एक समुद्री तूफान में फंस गए। यानी 2 दिन बाद वे समुद्री तूफान आया था उसमें फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। यानी जहाज़ वजन से भारी हो गया था, वजन हो गया था, तो वह व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसने वजन कम किया, तो उसने अपने माल को फेंकना स्टार्ट किया। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बौद्ध की मूर्ति को नहीं फेंका था। बच्चों देखिए कि मतलब जो चीनी यात्री फासियन है उसने क्या किया था, अपने माल को तो फेंक दिया, सामान को फेंक दिया लेकिन हल्का करने के लिए, पर लेकिन उसने क्या किया बच्चों? उसने पांडुलिपियाँ यहाँ से ले गया है लिखी जो लिखा था उसने पांडुलिपि में उसको, और बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको नहीं फेंका था। वह इसीलिए तो आया था जिसने उसने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान संकल्प किया था। ठीक है, भारतीय यात्रा के दौरान इकट्ठा किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी थी। कितने दिन तक चली थी आंधी? 13 दिन तक। ठीक है, तब रुकी थी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया था। ठीक है, उसने सारा वर्णन किया था समुद्र के दौरान आने जाने का। समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है। वो कह रहा है कि बहुत दुर्गम था कि समुद्र तो असीम है, सूर्य चांद और तारों की गति को देखना बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर या पश्चिम किधर दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जावा दोस्तों इंडोनेशिया में, जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। यानी फासियन को जावा पहुंचने में कितना टाइम लगा बच्चों? 90 दिन से भी अगर लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका था। कितने महीने के लिए जावा में? फासियन जो चीनी यात्री था वो मतलब जावा में 5 महीने के लिए रुका था। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। फिर उसने दूसरा जहाज चेंज किया था और वह चीन पहुंच गया अपने देश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे। अब ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। यानी क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग है जे भारत से किस मार्ग के द्वारा भारत लौटा था? तो ये भूमि के माध्यम से, किसी समुद्र के सहारे नहीं गया था, ये तो भूमि मार्ग से ही कहाँ लौटा था, और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होते हुए चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। ठीक है, किसने? ह्वेनसांग ने सोने की और चांदी और चंदन की जो बनी बुद्ध की मूर्ति थी वो, और साथ साथ में
600 से भी ज़्यादा जो लिखित जिसने पांडुलिपियाँ लिखी थी एक ताड़ के पत्र पर, वो इकट्ठी करके ले गया था। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। बच्चों देखिएगा कितनी थी, 600 से भी ज़्यादा तो पांडुलिपियाँ कुछ होती हैं। और बुद्ध की मूर्ति को जो सोने चांदी और लकड़ी की बनी थी, इनको कम लगभग 20 घोड़े होते हैं बच्चे, उस पर लाद कर ले गया। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई थी। क्या हो गया था बच्चों, इनमें से 50 पांडुलिपियाँ जाते हुए रास्ते में खो गई थी। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उल्ट गई थी। क्या हुआ था, जब जा रहा था स्वयं इत्संग जा रहा था, उत्तर पश्चिम से होकर तो गया ही था, तो सिंधु नदी पड़ती है, तो उसमें उसकी 50 पांडुलिपियाँ खो गई थी। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलटी थी, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। अब जो बची हैं 550 के लगभग जो पांडुलिपियाँ बची हैं, उसने उसका जीवन जो पांडुलिपि संस्कृत में लिखी थी उसने ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में, चीनी में अपना जीवन सारा लगा दिया था। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। वो नालंदा शिक्षा का विशेष केंद्र था। इसके बारे में बताती हूँ आपको कि हमारे प्राचीन काल में हमारे भारत देश में जो शिक्षा का जो विशेष केंद्र रहा था वो नालंदा रहा था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय स्वयं इत्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र सबसे प्रसिद्ध कौन था, नालंदा। वो कहाँ था, बिहार में। ठीक है बच्चों, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या का केंद्र क्या रहा, नालंदा रहा था। ठीक है, अध्ययन किया था नालंदा में। क्या किया था इसने, स्वयं इत्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। अब जो लिखेगा इत्सिंग, यहाँ के स्वयं इत्सांग यहाँ के शासक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। ये कहता है, लिखता है कि चीनी यात्री स्वयं इत्सांग लिखता है कि यहाँ के शिक्षक बहुत ही योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। क्या, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से जो टीचर पालन करते हैं। ठीक है, जो प्राचार्य हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। जो मठ के नियम है वो काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। जो नियम है काफ़ी कठोर हैं, सख्त हैं। इन नियमों का पालन सबको करना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद ही चलते रहते हैं, यानी इसमें पूरे दिन ही क्या चलते रहते हैं बच्चों, वाद विवाद चलते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी युवा और जो बौद्ध हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं। मदद करते रहते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शाखाएं दूर करने के लिए आते थे। जो विभिन्न शहरों से जो विद्वान लोग थे, अपनी जो शंकाएं थी, मतलब जो डाउट था, उसको दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय में आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। यानी जो नए आने वाले होते हैं उनसे पहले ही द्वारपाल ही कठिन, यानी जो लोग बाहर से आते हैं अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए, तो जो अंदर होते हैं प्राचार्य वगैरह, उनसे पहले ये द्वारपाल होते हैं, द्वार पे जो द्वार की रक्षा करने के लिए बैठे रहते हैं, वो ही इन लोगों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। पहली बार तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल की सही उत्तर दे देते हैं। यानी देखो कितना कठिन है कि उनको जो आते हैं बाहर से अपनी शंकाएं दूर करने के लिए, वो लोग अंदर तभी जा पाते हैं बच्चों। पहले द्वारपाल ही उनसे ऐसे कठिन क्वेश्चन पूछता है कि उनके उत्तर दे पाते हैं, तभी वे अंदर जाने की अनुमति उनको मिलती है। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। 10 में से यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें 7-8 क्वेश्चन उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, भक्ति की शुरुआत सुनिए। अब यहाँ से आगे भक्ति की शुरुआत, हम भक्ति की शुरुआत के बारे में बच्चों पढ़ते हैं कि इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, इसी समय जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इसी समय क्या हुआ था, देवी देवताओं की पूजा का, मतलब पूजा पहले शुरू नहीं थी और देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई थी। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा करना हिंदू धर्म की क्या बन गई थी, प्रमुख पहचान बन गई थी। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। यानी इनमें शिव जी, किन किन की मूर्ति थी, शिव जी, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हो गए थे। ठीक है, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी।
भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। ठीक है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। यानी किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा की भावना होती है उसको ही भक्ति कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति की किसी देवता के प्रति, जैसे शंकर भगवान के प्रति, विष्णु भगवान के प्रति या किसी दुर्गा के प्रति जो श्रद्धा होती थी उसको ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। यानी भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी की मना नहीं थी। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वह धनी हो या गरीब हो या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सभी के लिए द्वार खुले थे। ठीक है, या पुरुष हो या स्त्री हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। यानी क्वेश्चन बनता है कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें की गई। यानी भक्ति मार्ग की चर्चा किसमें की गई बच्चों? भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। जो भगवान कृष्ण हैं अपने जो भक्त हैं उनकी पूजा करते हैं, और मित्र हैं जो अर्जुन को भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। कौन? कृष्ण। किसको? अर्जुन को। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ये पूजा का प्रचलन जो शुरू हुआ था वो धीरे धीरे करके पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगा था। ठीक है, उसका प्रसार काफ़ी होने लगा था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करवाने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग जो आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करवाने के बजाय पूजा पाठ तो नहीं करवाते थे, वो ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे। यानी उनका मानना था कि अगर आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से हम पूजा करेंगे तो हमको उसी रूप में वो दर्शन देंगे, जिससे भक्ति उसे देखना चाहते थे, जिसमें भक्त उसे देखना चाहते थे। ठीक है, किस रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह के रूप में, पेड़ के रूप में, अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। ठीक है, जैसे जैसे मूर्तियों का पूजा पाठ होने लगा, प्रचलन, जैसे जैसे मूर्तियाँ तैयार होती गई और बढ़ती गई थी। ठीक है, तो बच्चों तो बराय के रूप में एक विष्णु एरण मध्य प्रदेश की मूर्ति है। बराय रूप की जो पुराणों में के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराय रूप धारण किया था। किसको? पृथ्वी को बचाने के लिए जो जल में डूब रही थी, तो विष्णु भगवान ने किसका रूप धारण किया था? बराय रूप में। ठीक है, यहाँ पृथ्वी की एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। भक्ति बज शब्द से बना है। भक्ति किस शब्द से बना है? भक्ति बज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना, ये हिस्सेदारी होता है। यानी भक्ति किस शब्द से बना है? भक्ति बज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर एक अंतरंग संबंध है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भक्ति और भगवान और भक्त के बीच में आपस में एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यही भक्ति या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई ये कविता देखो, एक भक्ति द्वारा लिखी गई ये कविता है, तो अधिकांश भक्ति साहित्य में ये बताते हैं कि धन ऐश्वर्य ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर को से आत्मीयता नहीं बन सकती। सही बात है बच्चों, बिल्कुल, कि कभी भी हमें धन से, ऐश्वर्य से या ऊंचे पद के जरिए हमें कभी भी ईश्वर से आत्मीयता नहीं मिल सकती। वो तो एक अपनी श्रद्धा भक्ति करनी पड़ती है। कभी पैसे से या ऊंचे पद में बैठ जाए तो इससे हमें नई आत्मीयता प्राप्त होती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी ये कविता का यह एक अंश है। ठीक है, अप्पार एक बैलाल था। अप्पार कौन था? एक बैलाल था, जो दक्षिण भारत में, मैंने अगले पाठ में आया था कि बैलाल किसको कहा जाता है? नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी
ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ये तो उनकी आगे देखिए आप, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। क्या होता था? देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। ठीक है, देवी देवताओं का बहुत विशेष तरीके से सम्मान होता था, इनको विशेष जगह होती कोई स्पेशल उसी पर रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति किसी विशेष स्थान पर रखी जाती उसको ही मंदिर कहा जाता था। ठीक है, मैं तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ूंगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापित कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। यानी भक्ति परंपरा ने चित्रकला के माध्यम से, शिल्पकला के माध्यम से और स्थापित कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु है इंडस से निकला है। ये तो ठीक है, जो हिंदू शब्द है वो इंडिया शब्द की तरह ही जो इंडिया निकला है उसी तरह सिंधु है इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। ठीक है, कौन सा शब्द? हिंदू। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कुछ करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। यानी करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में किस धर्म का प्रचार उदय हुआ था? ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीहा का जन्म बेतलेहम में हुआ था। ईसा मसीहा का बेतलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीहा ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बनाया। यानी ईसा मसीहा ने स्वयं को इस संसार का क्या बताया है? उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। ठीक है, मतलब ईसा मसीहा ने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करते हैं। बाइबल में इस मसीहा के उपदेश की बातें मिलती हैं। जो बाइबल है, मसीह मतलब ये ईसाइयों का बाइबल होता है, उसमें इस मसीह की क्या मिली है? उपदेश लिखे मिली हैं, उपदेश की बातें मिली हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है बच्चों, ये अंश है, इसमें पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। और आगे देखिए, हम दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? दक्षिणापथ स्वामी चोल चिर पांडे हमने शुरू में पढ़ा है। और ठीक है, और अश्वघोष ने ये बुद्ध चरित्र लिखी है, जो बुद्ध की एक जीवनी है। और बोधिसत्व ये महायान बौद्ध धर्म। और श्वेतसंग ये चीनी यात्री था। और मुवेंदार दक्षिणापथ के स्वामी तो 7 वाहन को कहा गया है। और मुवेंदार ये थे चोल चिर पांड्य थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा है बच्चों। तो बच्चों हमारा कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 9 पूरा होता है। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक देना। और बच्चों ये बताना कि कैसा लगा, मतलब किस तरीके से पढ़ाई को कमी हो तो और बताना। तो थैंक यू बच्चों।